ग्रहों की दृष्टि के बारे में वर्णन करते हैं। सभी ग्रह अपने स्थान से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सामान्य नियम है, पहले सामान्य नियम बता रहे हैं। कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है उसके वहाँ से सातवां घर जो होगा उस पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव के अतिरिक्त मंगल ग्रह का और भी 2 जगह पूर्ण दृष्टि मानी गई है। सप्तम भाव से अतिरिक्त तो मंगल ग्रह का चौथे और 8वें भाव में भी पूर्ण दृष्टि माना गया, एवं गुरु का 5वें और 9वें भाव में पूर्ण दृष्टि माना गया, तथा शनि का 3रे एवं 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, ये माना गया है। शेष ग्रहों की इन स्थानों पर आंशिक दृष्टि होती है। यथा 3 और 10 भाव को एक पात दृष्टि से देखते बाकी ग्रह। बाकी ग्रह कौन कौन रह गए आपके? मंगल, गुरु और शनि इन्होंने ले लिया। मंगल, गुरु, शनि तो बच गए, इसलिए चंद्र, बुध, शुक्र, राहु, केतु, ये सब बच गए। वे लोग सब क्या है? आंशिक दृष्टि होती उनका। कहाँ? 3रे और 10वें भाव पर एक पात दृष्टि होगी उनकी, 5वें और 9वें भाव पर द्विपात दृष्टि होगी, 4थे और 8वें भाव पर 3 पात दृष्टि होगा। ये पूरी की तालिका आपने जो पंचांग देखे थे उसमें दिया हुआ है। पंचांग पृष्ठ संख्या 141 ना ग्रहों की, वहां पर दिया हुआ है। 141 में एक पात दृष्टि, द्विपात दृष्टि, त्रिपात दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि। प्रत्येक ग्रह के 3रे और 10वें का घर पर एक पात दृष्टि होता है, 5वें और 9वें में सभी ग्रहों का द्विपात दृष्टि होता है, और त्रिपात दृष्टि 4थे और 8वें पे सभी ग्रहों का होता है। इन संपूर्ण दृष्टि सभी ग्रहों का 7वें में तो है ही है, इन साथ साथ आपके मंगल का 4थे और 8वें में है, और गुरु के 5 और 9वें में है, शनि का 3रे और 10वें में है। ये आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इसके बारे श्लोक में नीचे दिया है टिप्पणी 2 में, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च 13 त्रिकोण चतुरष्टमान। लग्न पारिजात नाम ग्रंथ में है। सर्वे सप्तमं पश्यन्ति, सभी ग्रह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं, लेकिन शनि विशेषतः 3रे और 10वें को, जीव मने बृहस्पति, त्रिकोण मने 5वें और 9वें को, और आपके कुज मने मंगल 4थे और 8वें भावों को भी पूर्ण दृष्टि से ही देखा करता है। एक जो सॉफ्टवेयर बोलते हैं कुंडलियों के, एक कुंडली चक्र नाम से ही है, नाम है कुंडली चक्र। 2012 पहली बार उसका प्रथम संस्करण आया था, फिर 2019 में दूसरे संस्करण, अब 2022 में तीसरे संस्करण आया, 3rd वर्षन। तो कोई भी वर्षन लो, उसमें है ना, जैसे आप तारीख पर डालोगे सामने कुंडली बन के आ जाएगा। आने आप कर्सर बोलते ना, ले जाओ उसके पास, जिस ग्रह के पास रखोगे टुक 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 तीर बनेंगे ऑटोमेटिक, इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ है, अपने आप आ जाता है वो। आपके साथ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद है नहीं है कोई आपत्ति नहीं, रख दिया सामने वो दिखा देंगे। एक पात दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, द्विपात दृष्टि, देवी दे 1 2 3 4, 4 मने पूर्ण पाद हो गया, पूर्ण दृष्टि। एक पात, द्विपात, 3 पात, उसमें देखें। लोग लगे हुए हैं आप लोगों को आसान करने के लिए, लगे रहते हैं लोग इसको जो है और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ। इसके बाद आइए, ताजिक शास्त्र में दृष्टियों का विवेचन इस प्रकार किया गया है। दृष्टित्यान्नव पंचमे बलवती प्रत्यक्षद स्नेहदा पादो नाखिल कार्य साधन करी मेलापकाक्योच्यते गुप्त स्नेह करी तृतीय नवमे कार्यस्य संसिद्धिदा अंशो ना कथिता तृतीय भवने
षड्भाग दृष्टिर्भवे दृष्टिपादमिता चतुर्दश में गुप्तारि भावा स्मृता अन्योन्यम सप्तम भे तथैक भवने प्रत्यक्ष वैराखिला दुष्टम दृक् त्रिदयम क्षुत्ताहवयमिदं कार्यस्य विध्वंसदं संग्रामादि कलिप्रदं दृश इमा स्युर्द्वादशांशांतरे। देखो दृष्टि स्यात् नवपंचमे बलवती, ग्रहों की अपनी स्थान से नवम भाव और पंचम भाव में जो दृष्टि होती है और 45 कलाओं की दृष्टि होने से वह पूर्ण मानी जाती, बलवान मानी जाती, बलवती दृष्टि रहती है। क्या फल देगा इस बलवती दृष्टि से? प्रत्यक्षत स्नेहदा, प्रत्यक्ष रूप से स्नेह देने वाली होती है, तथा स्नेहदा तथा कैसा है, कार्यों को सिद्ध करने वाली भी होती है। पादोन अखिल कार्य साधन करी, पादोन एक पाद कम, एक पाद में 3 पाद, 4 पाद होते हैं ना, उसे एक पाद कम करो और 45 कलाओं की दृष्टि होने से पादो नाखिल कार्य साधन करी, अखिल साधनों को निर्माण करने सिद्ध करने वाली है। मेलापकाख्या उच्चते है, इसको मेलापक नाम से भी योग को कहा जाता है। जब दृष्टि नवम और पंचम पड़ता है और बलवती हो, प्रत्यक्ष स्नेह दान करने के साथ साथ एक बात घट भी जाए तो भी आपके जो अखिल कार्यों को सिद्ध करने वाली होते हुए इसका नाम विशेष है मेलापक नाम से। तृतीय स्थान की दृष्टि गुप्त स्नेह करी, तृतीय नवम में, तीसरे और नवम भाव में जब एक त्रिपा दृष्टि जाती है तब वह गुप्त स्नेह, मैंने सामने आपको लगेगा ये हमारे दुश्मन है, लेकिन भीतर से उसके अंदर प्रेम रहता है। तब क्या होता है, वह गुप्त स्नेह को प्रदान करने वाला बोलते हैं। सामने से प्रेम नहीं होता है, पीछे से प्रेम करता है। सब व्यवहार प्रेम पूर्वक होगा, सारे कार्य सिद्ध होंगे, लेकिन सामने आकर के नहीं, पीछे से होता है। वो ग्रहों के प्रभाव है। और ये तीसरे और नवमें भाव पर दृष्टि है, वह गुप्त स्नेह करी कार्य संसिद्धिदा। और यह भी तीसरे और नवम भाव में जो दृष्टि पड़ता है वह भी कैसा है, सकल कार्यों को वो भी सिद्ध करेगा। भले प्रत्यक्ष तो स्नेह प्रदान नहीं गए, गुप्त स्नेह करिए, लेकिन कार्य तो संसिद्ध करता ही है। ये भी अंशोना कथिता तृतीय भवने षड्भाग दृष्टिर्भवे। और उसमें भी कि कहते हैं 40 कलाओं तक है, तो 45 कला थी, 40 कला घट गया नहीं है। और 11वें स्थान में जाए तो आगे की बात है। षड भाग दृष्टि, षड भाग, छठा भाग क्या होगा, 60 में छठा भाग हो जाएगा 10 कला, केवल 10 कलाओं की दृष्टि होती है। कहाँ, 11वें भाव में। दृष्टि पादमिता चतुर्दश में, चतुर्थ और दशम, इनमें जो दृष्टि पड़ता है एक पाद दृष्टि, वहां गुप्तारि भावा स्मृता, गुप्त शत्रु आपके हो जाएंगे। गुप्त हरि मने शत्रु। चौथे भाव और दशम भाव में जो एक पाद दृष्टि बताई गई है, वहां ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर उन ग्रह भाव में क्या है वो अभी नहीं विचार हो रहा। इतना ही कर, भाव पर दृष्टि पड़ने से ही आपके पीछे गुप्त शत्रु खड़े हो जाएंगे। यदि वहां शत्रु ग्रह बैठा है फिर तो भयंकर मामला है। यदि मित्र ग्रह बैठे हों चौथे और दशम भाव में, तो वो शत्रु ठंडे रहेंगे, भले पीछे शत्रुता करेंगे लेकिन सामने आके कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसे चौथे और दशम भाव में कौन से ग्रह बैठा हुआ है उस पर फल निर्भर होता है। इन है वो भाव खतरनाक, शत्रु भाव बनेगा उसमें। अन्योन्यम सप्तम भे तथैक भवने, 1 और 7, सप्तम भे तथैक भवने। चतुर्दशम के बाद में करे वो भी कितने वहां ले रहे, 15 कला की गिनती कर रहे हैं। एक चौथा भाग, एक चौथा माने 60 का चौथा भाग 15 कला, 15 कला तक की वहां असर होता है। और सप्तम स्थान में तो पूर्ण 60 कला होगी। अन्योन्यम सप्तम भे तथा एक भवने, तथा प्रत्येक प्रथम भवन में भी, प्रथम लग्न भाव में भी इसी प्रकार से
लेकिन वह दृष्टि भी कैसी होती है? प्रत्यक्ष वैराखेला, प्रत्यक्ष शत्रु होगा, गुप्त शत्रु नहीं अभी, ये तो उससे ज्यादा खराब, प्रत्यक्ष शत्रु सामने खड़े होंगे। प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, करने वाली दृष्टि होती है ये। दुष्टम दृक् तृतयम क्षुता वयमिदम कार्यस्य विध्वंसदम। और इन तीनों स्थानों की दृष्टि अशुभ एवं कार्यों का नाश करने वाली। तृतीय मने चौथा, 10वां और 7वें पर जो दृष्टि पड़ रहा है वह दृष्टि निश्चित रूपेण हमेशा ही कार्य को विध्वंस करने वाला होगा, शत्रु प्रदान करने वाला भी होगा। इसलिए 1, 5, 9 जो त्रिकोण पर दृष्टि है वो लाभकारी होता है। 1, 5, 9 त्रिकोण पर दृष्टि है वो लाभकारी है, और 4, 8 और 10 विपरीत त्रिकोण बनता है। ये इस त्रिकोण में जो दृष्टि पड़ता है वो क्या होता है? हमेशा ही हानिकारक होता है। ऊर्ध्व कोण का लाभकारी और अधक कोण का हानिकारी होता है, और कार्य को विध्वंस करने वाला होता है। संग्राम आदि कलिप्रदम, क्योंकि युद्ध आदि को भी लड़ाई झगड़े खूब पैदा कर देगा। दृशा इमाहा स्युर द्वादशांशांतरे, द्वादशांश, त्रिंशांश आदि अनेकों कुंडलियां बनाए जाते हैं अलग अलग विषय के लिए। उन विषयों में एक एक करके इस विशेष दृष्टि ध्यान देनी चाहिए। होता है जैसे धनवादी के लिए देखा जाता है, नवांश देखा जाता है अलग अलग, वेदांश तक 64 अंश तक का है अलग अलग। तो कुल मिला के 64 कुंडलियां बनाए जाते हैं। उन सभी कुंडलियों में इन बातों पर ध्यान रखते हुए फलादेश करना चाहिए। अब उसके आधार पर अब आता है उसके बाद कारक ग्रह। कारक ग्रहों का विचार दे रहे हैं। प्रत्येक भाव के कारक ग्रह पृथक पृथक होते हैं। किसी भी भाव से संबंधित परिणाम जानने के लिए भाव का स्वामी ग्रह तथा भाव का कारक ग्रह विचारणीय होता है। देखो अगर तीनों बात ध्यान रखना पड़ता है। भाव को ध्यान दो, और भाव का स्वामी कौन है, और भाव में कारक ग्रह कौन बन रहा है। इन तीन को ध्यान में रख करके ही फलादेश करना उचित बनता है। यथा जैसे दृष्टांत के लिए उठा रहे किसी का संतान का विचार करना है, तो लग्न से जो पंचम भाव संतान भाव, सुत भाव भी बोलते हैं, विद्या भाव भी बोलते हैं। संतान पर विचार करना है या विद्या पर विचार करना है, इन दोनों के लिए क्या है? 5वां भाव होता है। उस पंचम तब 5वें भाव में देखो कौन सी राशि है। मान लो किसी का लग्न किया है, मान लीजिए मीन ले लो, कोई भी ले लो इस तरह का, जान के भी एक नहीं ले लो, 1, 2, 3, 5 गिन लोगे ना, विषम आना चाहिए, अन्य चीज आनी चाहिए। इसे मान लो हम मीन ले लेंगे या मकर ले लेंगे, तो मकर ले लो, मान लो 10 रहेगा वहां पर लग्न में, तो 5वां कौन बनेगा? 10, 11, 12, 1, 2 आएगा, वृषभ आएगा। इसे भाव हो गया वृषभ राशि वाला, तो भावेश कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना। अब उस भाव में कौन से ग्रह बैठे ये भी देखो, कारक ग्रह कौन है वहां। ये तीनों का समझ करके ही आगे निर्णय लेना होता है। देखेंगे उस पर किसकी दृष्टि है, उसके बाद क्या देखना है, अब उस पर किन की दृष्टि पड़ी हुई है। उस पंचम भाव में जो वृषभ राशि बन गया, स्वामी शुक्र है, उसके कारक ग्रह भी आगे लिस्ट देख लेंगे, लेकिन उन पर किन की दृष्टि पड़ रही है, यह महत्वपूर्ण होता है। इनकी दृष्टि तो आपने देख लिया, 7 में पूर्ण हो गया, 7वें में, 4थे में, 10वें में तो खराब है, वहां पर और 1, 5, 9 में तो अच्छा है, ये तो समझ में आ गई इनकी दृष्टि। और किन की दृष्टि उन पर पड़ रहा है, ये भी ध्यान देना है। किन किन की दृष्टि उस पर है वो देखना जरूरी होता है। तो उस पर किसकी दृष्टि है, किस ग्रह का योग है, उसके बाद ये देख लो युति, उसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, मित्र शत्रु कौन है उनमें, ये सारी चीज उसको देखना है। उसके बाद किस ग्रह का योग है तथा पंचमेश किस भाव में, किस अवस्था में। जो पंचम भाव का स्वामी जैसे दृष्टांत हमने लिया शुक्र है, वो शुक्र कहाँ बैठा है, और शुक्र जहां भी बैठा होगा वहां किस अवस्था में, वह मजबूत है, शत्रुओं के घर में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, शत्रु के साथ है या मित्र के साथ है, कितने अंश का है, वृद्ध है कि बालावस्था है कि युवावस्था है कि क्या अवस्था है उसकी, अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। ये पंचमेश की अवस्था को भी समझो, ये सब मिलाकर सब तय होगा
कि उसको संतान होगा कि नहीं होगा, विद्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब तय होता है। किस अवस्था में? इसी प्रकार पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति से भी, कारक ग्रह कौन है बता भी दिया, पंचम भाव में हमेशा बृहस्पति होता है, से भी पंचम स्थान को संतान भाव मानकर उस भाव से भी विचार करेंगे। पंचम भाव के कारक बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति जहां भी बैठा है, बृहस्पति जहां भी बैठा हो वहां से पंचम भाव को देखो। मैं द्वादश में बैठा होगा तो चौथे भाव हो जाएगा पंचम उसके लिए, दूसरे भाव में बैठा है तो सातवें हो जाएगा। तो जहां भी बैठा होगा वहां से पांचवें भाव, बृहस्पति से पांचवें भाव को भी ध्यान रखेंगे संतान को तय करने और विद्या को तय। एक तो लग्न से पंचम ले लिया, और पंचम भाव का सामान्य का कारक कौन है बृहस्पति, वो जहां भी होगा उससे भी पांचवें भाव। दो तरीके से चिंतन होता है, एक तो लग्न से पंचम भाव और बृहस्पति से पांचवा। वहाँ कौन सा ग्रह है, क्या है, उसका स्वामी कौन है, वो सारी चीज जो पूर्व में बताया गया वहां देख करके तब दोनों की तुलना करता हुआ तब निर्णय लेना है संतान और विद्या के बारे में। इसी प्रकार से अन्य सभी फलों को भी समझना है। प्रत्येक भाव के कारक ग्रह इस प्रकार है, तनुभाव, लग्न भाव, शरीर भाव भी कहते हैं, आरोग्य भाव, स्वास्थ्य भाव भी कहा जाता है, ये सब इसी चीज से चिंतन होता है। वो उसका कारक ग्रह सूर्य है। दूसरा है धन भाव, उसके कारक ग्रह है गुरु। तीसरा है सहज भाव, भ्रातृभाव भी कहते हैं, उसका ग्रह कारक ग्रह है मंगल। चौथा है सुहृद भाव या मातृभाव, उसका कारक ग्रह चंद्र एवं बुध, दो दो कारक ग्रह हैं इसके चौथे का। पांचवें का है सुत भाव, लेकिन विद्या भाव, उसके कारक ग्रह अभी बताए थे गुरु बृहस्पति। छठा भाव रिपु भाव या शत्रुर भाव, उसके कारक ग्रह मंगल और शनि, दो ग्रह हैं। सप्तम भाव छाया भाव या व्यापार भाव, उसका कारक ग्रह है शुक्र। मृत्यु अष्टम भाव, उसके जो कारक ग्रह शनि। नवम भाव धर्म भाव या भाग्य भाव, उसके कारक ग्रह दो हैं सूर्य और गुरु। कर्म भाव या दशम भाव, उसके कारक ग्रह चार चार है, बुध सूर्य गुरु और शनि। बुध सूर्य गुरु और शनि, चार चार उसके कारक ग्रह हैं। आय भाव या लाभ भाव 11वें भाव, उसके कारक ग्रह है गुरु। और अंत में 12वें भाव व्यय भाव, जिसको कहते हैं हानि भाव कहते हैं, उसके कारक ग्रह है शनि। अब फलादेश की विधि भी बता दे रहे हैं, फलादेश कर लेना, विधि बता दे रहे। भाव भावेश और कारक ये बोल चुके हैं, उसको और दोबारा संग्रह करके बता रहे हैं। भाव भावेश और कारक ग्रहों की स्थिति, दृष्टि एवं युति के अनुसार शुभाशुभ परिणाम होते हैं। ये 5 चीज ध्यान रखने का है मुख्य रूप में। भाव भावेश कारक ग्रह दृष्टि एवं युति। दृष्टि में भी दो, इसकी दृष्टि किन किन पर गई हुई है और किन किन का उस पर दृष्टि पड़ा हुआ है, उभयतः चिंतन करना है दृष्टि के मामले। एक सामान्य नियम है कि जो भाव अपने स्वामी ग्रह से या शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होगा, वह भाव शुभ एवं भाव से संबंधित फल भी उत्तम एवं अनुकूल होगा। ये सामान्य नियम बता रहे। कोई भी भाव लेंगे, वो भाव का जो स्वामी वो अपने ही भाव में रह रहा है, भाव में ही। मान लो शुक्र आपका बोल दिया द्वितीय भाव है वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र कहाँ बैठा है, दूसरे में ही बैठा हुआ है, अपनी राशि में अपने भाव में बैठ गया, तो शुभ फल जरूर देगा। कोई भी ग्रह जब अपने राशि में अपने भाव में बैठे होंगे निश्चित शुभ फल देते, सामान्य नियम है। अब ये सामान्य नियम बता दिया, लेकिन यदि वे ग्रह दुष्ट ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं या साथ में दुष्ट ग्रह पे बैठ गया है, तो मामला अलग हो जाता है। इसे शुरू में बता रहे हैं, सामान्य में है जो भाव अपने स्वामी ग्रह से या शुभ ग्रह से युक्त भी हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, तो वह भाव अवश्य ही शुभ एवं भाव से संबंधित फल भी उत्तम एवं अनुकूल फल देगा। इसी प्रकार जिस भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से युक्त हो तथा अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो
और उससे संबंधित भाव का अशुभ फल ही वो देता है। इसे भाव का कोई दोष नहीं होता है, ग्रह का भी कोई दोष नहीं होता है, वह दृष्ट कैसा है, कैसे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उस पर निर्भर होता है। भावेश त्रिक में हो तो त्रिक मने 6, 8, 12, 6, 8, 12। भावेश यदि त्रिक में हो अथवा त्रिक का स्वामी अभिष्ट भाव में गया हो तो वह शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त न हो तो उस भाव से संबंधित परिणाम को अशुभ कर देता है। क्योंकि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, न शुभ ग्रहों से युक्त है वो, तो निश्चित रूपेण वो क्या करेगा, अशुभ फल ही देने वाला होगा। यथा एक दृष्टांत दे रहे, शारीरिक अवस्था के संबंध में जानना है किसी की, तो जन्म चक्र में शरीर का स्थान प्रथम भाव है, तो अनुभाव से नाम ही है उसका। यदि जन्म लग्न का स्वामी त्रिक 6, 8, 12 में गया हो, माने जन्म भाव का स्वामी, मान लो जन्म भाव लग्न भाव मीन लग्न है, बस स्वामी कौन है, बृहस्पति। वो कहाँ बैठा है, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो तो उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ गया। भले बृहस्पति तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन बैठ गया है ऐसे गलत जगह और दृष्टि पड़ गया, सब पाप ग्रहों की, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ गया उस पर, वो दबा देंगे, उसको फल कहाँ से देगा, बढ़िया फल नहीं दे पाएगा वो। तो अथवा 6, 8, 12 स्थानों के स्वामी ग्रह लग्न में स्थित हो तो जातक व्याधियों से युक्त होता। एक तो लग्न है, लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में हो, अथवा 6, 8 और 12 का जो भी स्वामी होगा उनमें से वो प्रथम भाव में आ गया हो तो भी हानि करेगा। युक्त होकर और जातक व्याधियों से युक्त होकर विविध प्रकार के कष्टों को झेलता है। यदि लग्नेश लग्न में हो अथवा शुभ ग्रह लग्न में हो और लग्नेश शुभ ग्रहों की राशि में स्थित हो तो शारीरिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन लग्नेश का हो, लग्न में होना चाहिए, अथवा लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट होनी चाहिए, लग्न या शुभ ग्रहों से लग्नेश युक्त होना चाहिए। ये 3 अवस्था में वह शारीरिक सुख को देने वाला माना गया है। इसी प्रकार सभी भावों के संबंध में विचार करना चाहिए। ये सामान्य नियम के अतिरिक्त कुछ विशेष योग भी होते हैं जिनका विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में पूर्व में कर दिया गया है। अलग अलग साहब योगों के बारे में, युतियों के बारे में, तृतीयों के बारे में, चतुर्थियों के बारे में सब वर्णन विस्तार रूपेण एक भाव में एक ही ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5, 6, 7, 8 ग्रह एक साथ का भी वर्णन कर चुके हैं। और उसके अलावा भी वर्णन हुआ महादशा के अनुसार फलों का वर्णन करना, भावेशों के अनुसार फल का वर्णन करना, अलग अलग प्रकार से फल का वर्णन किया गया है। संधियों के आधार पर फल वर्णन करना बता दिया था, तो इन सबको ध्यान में रखना है। बोलते हैं फलादेश करते समय ग्रहों के पारस्परिक संबंध, प्रकृति तथा संबद्ध राशियों की प्रकृति एवं स्वरूप का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे फलादेश करते समय ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ग्रहों का पारस्परिक संबंध क्या है और ग्रहों की अपने स्वाभाविक प्रकृति, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह, ये ध्यान रखना है। तथा संबद्ध राशि जिस राशि में बैठे हैं वो उसके अनुकूल है प्रतिकूल है, मित्र के राशि या शत्रु के राशि में कहाँ बैठे हुए हैं, उन राशियों की प्रकृति एवं राशियों का स्वरूप, इन सब का ध्यान में रखते हुए, अवश्य रखते हुए ही आपको फलादेश करना चाहिए। अब आवश्यक पारिभाषिक शब्दों को बता रहे हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं केंद्र में है, केंद्र किसको कहते हैं, दिल्ली में रहता है केंद्र सरकार, नहीं कहते नहीं। 1, 4, 7, 10 हमारे ज्योतिष में केंद्र कहते किसको, प्रथम भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव। इन भावों को कंटक और चतुष्टय भी कहा जाता है। केंद्र भी कहते हैं, इनको कंटक भी कहते हैं, इनको चतुष्टय भी नाम से कहा जाता है। ये 4 भाव है ना, ये 1, 4, 7, 10 4 है, इसलिए एक नाम रख दिया चतुष्टय। और त्रिकोण कहते हैं 5 और 9 को, लेकिन कुछ मतों के अनुसार त्रिकोण 1, 5, 9 होता है। ऊर्ध्व त्रिकोण 1, 5, 9 ऊर्ध्व त्रिकोण बन जाता है, और 4, 10 और 6 ये अधो त्रिकोण हो जाता है।
त्रिक है 6 8 12 भाव को कहते हैं। त्रिषडाय 3 6 11 भाव को कहा जाता है त्रिषड आय। त्रि मने 3, षड मने 6, आय भाव मने 11, इसलिए एक नाम रखते त्रिषडाय का नाम से। और पणफर संज्ञा है 2 5 8 11 भाव का नाम पणफर है। आपुक्लिंग 3 6 9 12 का नाम है और उपचय 3 6 10 11 भाव का नाम होता है। अपने ग्रंथ के बारे में बताते हैं, देखिए समाप्त करते हुए कोई मंगलाचरण नहीं कर रहे हैं, इतना ही कह दे रहे हैं मैंने कुछ कम नहीं बोला है, कुछ ज्यादा भी नहीं बोला, फालतू भी बोला नहीं हूं ज्यादा और कम भी नहीं बोला हूं, जितनी जरूरत पूरा ही कर दिया हूं। नो संक्षिप्तम न च बहु, नो संक्षिप्तम न च बहु, मैंने संक्षेप करके कम नहीं बोला मैंने और फालतू अधिक बकबक भी नहीं करा। वृथा विस्तरम शास्त्र तत्वम, शास्त्र तत्व को व्यर्थ का विस्तार भी मैंने नहीं किया, जितनी जरूरत है जहां जितनी उतनी ही संक्षेप में सब कह दिया हूं। न्यूनता भी नहीं, अधिकता दोष भी इसलिए हमारे ग्रंथ में नहीं है। इस प्रकार से बिना मंगलाचरण के इन्होंने समाप्त कर दिया, तो हम लोग मंगलाचरण से समाप्त करेंगे। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।